Let us do one more question on the liquidation of a company, which will help us in understanding how actually we make the payments after realizing the assets of a company. So I will read out the question. Madras Textiles Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2015. Following information is available. Cash in hand is given to you. Then assets realized as follows. There are two assets, plant and machinery and inventory. Preferential creditors are given, unsecured creditors are given, 8% debentures are there where the interest has been paid up to 30th September 2014. Liquidation expenses are given and share capital, which is 8,000 shares of rupees 10 each. Now the debentures were paid off on 30th June 2015. Liquidators' remuneration was agreed at 2.5% on assets realized and 2% on the amount distributed to unsecured creditors. Prepare liquidators' final statement of account. So अब आपको अगेन इन्फॉर्मेशन दी गई है एक कंपनी के बारे में. आपको जितने भी उसके असेट्स हैं और किन किन को पे करना है वो सब जानकारी हमें दी गई है. देखने में ये क्वेश्चन बहुत छोटा और सिंपल लग रहा है, बट देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू चेक हियर. लेट अस स्टार्ट डूइंग इट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू take care of that important point. The first is that we have cash in hand. So on the debit side we have all the sources. The first thing is cash in hand. The cash in hand is 12,400. This is the amount of cash which the company has. Then we are going to sell the assets. जो liquidator है वो assets को बेचेगा. So amount asset realization you can say, amount realized by the sale of assets. So asset realized, how much? Plant and machinery. The value which we get by selling the plant and machinery is 60,000 and by selling the inventory, जो stock है उसको बेचकर हमें कितना पैसा मिलता है, that is 40,000. So we have a total of 1 lakh. तो ये 1 लाख रुपया यहाँ से मिलता है. सो नाउ देर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ गेटिंग द मनी. तो यही हमारे पास टोटल अवेलेबल होगा. वी विल राइट इट हियर इन द टोटल. So the total money that is available with the company is 1,12,400. 1,12,400. अब इसको हमने यूज़ करना है टू मेक द पेमेंट्स. ठीक है, तो पेमेंट में फिर से वो ऑर्डर आपको फॉलो करना है. ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. पहली टर्न किसकी आती है? लीगल चार्जेस. लीगल चार्जेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. दूसरी टर्न आती है लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन की. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. सो वी विल स्टार्ट विद द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. राइट, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन के दो पार्ट्स हैं. पहला तो उसे 2.5% या 2.5% मिला है ऑन असेट्स रियलाइज्ड. अब असेट्स रियलाइज्ड कितने हैं? 1 लाख. राइट, कैश तो हमारे पास पहले से था, वो उसको आपने रियलाइज़ नहीं किया है. जो बेचा है उसी को रियलाइज़ किया है. तो 1 लाख जो एसेट रियलाइज्ड है उस पर हम रेम्यूनरेशन देंगे जो आपका लिक्विडेटर है उसको. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर इसी क्वेश्चन में आपको असेट्स रियलाइज्ड के नीचे कैश इन हैंड दिया होता, उस केस में हम कैश को भी इंक्लूड करते. राइट, सो इफ़ इट इज़ गिवन इन द लिस्ट ऑफ असेट्स रियलाइज्ड देन वी विल इंक्लूड कैश ऑल्सो वाइल कैलकुलेटिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर. अदरवाइज नॉट. यहाँ पे कैश अलग से दिया हुआ है, असेट्स रियलाइज्ड अलग से दिए हुए हैं, तो हम जो रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ एसेट्स रियलाइज्ड पे होगा. सो वी विल कैलकुलेट 2.5% ऑन 1 lakh. Right, so this is the first remuneration which the liquidator is going to get. Then after that we have the second part of the remuneration, that is 2% on the amount distributed to unsecured creditors. 2% on amount distributed to unsecured creditors. अब देखिए यहाँ पर वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है. लेट अस लुक एट इट वेरी केयरफुली.
कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उसके ऊपर लिक्विडेटर को हमें रेम्यूनरेशन देना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये कंपनी इस स्थिति में है भी कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा पूरा दे पाएगी। अगर वो उनको पूरा पैसा दे पाएगी तो वो सॉल्वेंट कहलाएगी, और अगर पूरा पैसा नहीं दे पाएगी तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगी। और अगर वो कंपनी इंसॉल्वेंट है तो अगर वो अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पा रही है तो जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है वो तो उस पैसे पे की जाती है जो एक्चुअली हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम पूरा तो नहीं पे कर पाएंगे अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, तो पूरा अगर नहीं पे कर पाएंगे तो वो कितना अमाउंट होगा जो हम पे कर पाएंगे, उसी के हिसाब से हमें लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट पॉइंट बिफोर कैलकुलेटिंग द रेम्यूनरेशन ऑन द पेमेंट मेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज कि पहले आप चेक करो कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट है या सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास पैसा कितना आ गया है, ये डेबिट साइड तो क्लियर है कि हमारे पास इतना कैश था और इतने हमने असेट्स बेच दी। अब हमारे पास 1,12,400 है। इस 1,12,400 में से आप सारी चीज़ें माइनस करने की कोशिश करिए, सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को छोड़कर। तो लास्ट में जो पैसा बचेगा उसको हम कंपेयर करेंगे किसकी वैल्यू से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वैल्यू से, कि अब इतना पैसा बच गया है, क्या हम इससे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा पे कर पाएंगे या नहीं। अगर हम नहीं पे कर पाएंगे देन द कंपनी विल बी इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वी विल शो द वर्किंग, सो वी कैन शो द वर्किंग नोट्स हियर और आई कैन राइट इट हियर। सी आउट ऑफ 1,12,400 this is the total money that is available. राइट, इसमें से सबसे पहले आप क्या पे करेंगे, जो आपकी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है वो पे करेंगे, जो हमने उसकी असेट्स पे कैलकुलेट की है। ठीक है, सो 2,500 इज द पेमेंट विच इज कैलकुलेटेड ऑन दी असेट्स। ये जो वैल्यू हमने पहला पेमेंट हमें करना है रेम्यूनरेशन का ऑन 2.5% ऑन 1 लाख, 2,500 ये पे करना है। उसके बाद हमें जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उस पर 2% देना है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों आते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी आते हैं और अदर अनसिक्योर्ड भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की वैल्यू है 4,500, तो पहले आप 4,500 के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हम दे ही सकते हैं क्योंकि ये छोटा अमाउंट है। 4,500 पे 2% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो दिस वैल्यू विल बी 90 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पर आपने ये रेम्यूनरेशन तो हम दे ही सकते हैं लिक्विडेटर को। अब ये चेक करना है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वैल्यू यहाँ पर है 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 तो पूरे अमाउंट से ही ज़्यादा है। जितना अमाउंट हमने रियलाइज़ किया है वो 1,12,400 है और उसमें से 1.5 लाख तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही हैं। तो क्या हम दे पाएंगे उन्हें पैसा? ऑब्वियसली नॉट, वी कैन नॉट पे देम। ठीक है, तो कितना दे पाएंगे दैट वी हैव टू चेक। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम रेम्यूनरेशन देंगे 1,12,400 है हमारे पास, उसमें से पहले किसको पे करेंगे, लिक्विडेटर को, सिर्फ वो वाला हिस्सा जो हम पे करने में समर्थ हैं। तो असेट्स के ऊपर तो हम पेमेंट कर सकते हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर 90 रुपये भी दे सकते हैं। फिर हमें पे करना है डिबेंचर्स को। अब क्योंकि कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, इट इज़ नॉट सॉल्वेंट, तो हम ये कहेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू है वो हम सिर्फ उस डेट तक देंगे जो हमारी लिक्विडेशन की डेट है। लिक्विडेशन की डेट कौन सी है, 31 मार्च 2015, और एक्चुअल पेमेंट हम उन्हें कब करते हैं, 30 जून 2015 को। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने पूरा लास्ट तक उनको इंटरेस्ट दिया था क्योंकि कंपनी सॉल्वेंट थी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट देंगे जो लिक्विडेशन की डेट तक बनता है। तो वो कितना बनता है, 30 सितंबर को हमने उन्हें लास्ट पेमेंट की थी, 30 सितंबर 2014 को। और अमाउंट कितना है डिबेंचर्स का, अमाउंट यहाँ पर भी 40,000 है। तो 40,000 वापस करना है डिबेंचर्स को। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डिबेंचर्स की। इंटरेस्ट कब से ड्यू है, अक्टूबर से ड्यू है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 महीने का हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे। तो 40,000 के ऊपर रेट कितना है,
8% है, 8% के रेट पर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स, राइट। तो ये हमें उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा यहाँ पर 1600। सो वी हैव द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 1600। तो टोटल पेमेंट जो हम पे करेंगे डिबेंचर्स को, दैट विल बी, यहाँ से हम उसको माइनस करेंगे क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अलावा जो हमने सबको पेमेंट की है वो पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचेगा। तो हमने 41,600 पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को। उसके बाद है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे उससे पहले, सॉरी। तो ये जो हमारी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है उसके बाद जो टर्न आती है वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की है। वैसे तो हम चाहे जैसे भी यहाँ पे माइनस करके देखें, बट स्टिल वी शुड फॉलो द ऑर्डर। पहले हमें क्या लिखना चाहिए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं 2510, ये फिर डिबेंचर्स की पेमेंट, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं, उनका अमाउंट है 4500, वो भी अनसिक्योर्ड हैं लेकिन उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। सो दिस इज 4500। अब अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करें, पहले हमने लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दिया, सिर्फ वो वाला रेम्यूनरेशन जो हमने असेट्स रियलाइज्ड पे कैलकुलेट किया है और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के दिस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पेमेंट पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद हमने जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो पे कर दिए, डिबेंचर्स को पैसा पे कर दिया, इंटरेस्ट उस डेट तक पे करना है जब तक लिक्विडेशन की डेट आती है, क्योंकि डिबेंचर जो होल्डर्स हैं उनको तब तक ही हम पूरा पैसा देते हैं जब कंपनी पूरी तरह सॉल्वेंट होती है। यहाँ पे कंपनी सॉल्वेंट नहीं है। और यहाँ पर आपके आ गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 4500। नाउ इफ़ यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज़, इन सबको जब हम पे करते हैं तो हमारे पास कितना पैसा बचता है, 51,200। जब आप ये माइनस कर देंगे ऑल दीज वैल्यूज, सो टोटल इसका जो आप 51,200 आपने माइनस करना है, और इसमें से अब हमारे पास जो पैसा बचेगा दैट विल बी 61,200। 61,200 बच गया हमारे पास इन सबको पे करने के बाद। अब इससे हम पे करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जब आप पे करेंगे, सो वी विल हैव टू सी हियर, लेट अस लुक एट दिस थिंग। 61,200 हमारे पास पैसा बचा है, लेकिन हमें तो पे करना है 1.5 लाख। 1.5 लाख तो हम नहीं दे पाएंगे, तभी हम कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना हम उन्हें पे करेंगे, ठीक है, आप कह दोगे कि हम पूरा नहीं पे कर पा रहे तो हम 61,200 पे कर देते हैं, लेकिन 61,200 में भी जितनी भी आप पेमेंट करोगे उस पे भी आपको जो लिक्विडेटर है उसको रेम्यूनरेशन देनी है। कितनी, यहाँ पे जो हमने लिखा है 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसका मतलब इस अमाउंट को हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इसमें से जो रेम्यूनरेशन है लिक्विडेटर की वो भी पे हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पूरा पे कर दोगे तो रेम्यूनरेशन पे करने के लिए पैसा कहाँ से लेके आओगे। तो इसके दो पार्ट्स हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, पेमेंट टू प्रेफरेंशियल नहीं है, प्रेफरेंशियल को तो हम पे कर चुके हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लस रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज इक्वल टू 61,200। इस 61,200 में से लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन भी देनी है और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पे भी करना है। और रेम्यूनरेशन किसके ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, उसी पेमेंट के ऊपर जो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को करने वाले हैं। तो इसका मतलब जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट दोनों मिलाकर ये वैल्यू आनी चाहिए 61,200, क्योंकि टोटल पैसा तो इतना ही है ना। इससे ऊपर अगर ये आपने पे कर दिया तो रेम्यूनरेशन इसके ऊपर जोड़ोगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो तो हमारे पास पैसा है नहीं पे करने के लिए। दिस इज द टोटल मनी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर 100 रुपये अगर आपने पेमेंट की है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तो उसके ऊपर रेम्यूनरेशन कितनी हो जाएगी लिक्विडेटर की, 2%, 2 रुपये, तो 102 हो जाएगा। तो हम 100 का अगर एग्जाम्पल लेके यूनिटरी मेथड से अप्लाई करें, सो इफ आई कैन राइट हियर, we can wrap this now. If 102 is the payment, right? If 102
is the payment, मतलब total expenditure, then remuneration of liquidator is equal to 2 rupees. ठीक है. So if 1 rupee is the payment, remuneration of liquidator will be 2/102. एंड इफ अब हमारी टोटल पेमेंट कितनी होने वाली है 61,200. देन रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर, इसमें रेम्यूनरेशन कितना शामिल होगा वो जानना चाह रहे हैं हम. 2/102 इंटू 61,200. तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट अ वैल्यू 1200. मतलब इसमें जो रेम्यूनरेशन वाला पार्ट है वो 1200 है. इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. अगर आप ये लिखने के बजाय कि इफ 102 इज द पेमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज 2, आप ये भी लिख सकते हैं इफ 102 इज द पेमेंट देन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 100. ठीक है. तो उस केस में फिर जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. यहाँ पे रेम्यूनरेशन आई है तो 61,200 जो बचा था उसमें रेम्यूनरेशन अगर आपकी 1200 आती है जो आपने पे करना है, तो 1200 पे करना है लिक्विडेटर को, तो बचा हुआ 60,000 किसको जाएगा, 60,000 विल गो टू दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. राइट. तो यहाँ पे जो हमने खाली छोड़ा था कि अब बाकी का हम क्योंकि हम लिख नहीं सकते थे पूरा, वो तभी हम लिख पाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि पैसा बचता कितना है पेमेंट करने के लिए. उसी के ऊपर तो आपको रेम्यूनरेशन देनी है. तो वो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे बाकी सारे पेमेंट मिला के 51,200 बनते हैं. तो हमारे पास पैसा बचता है 61,200. लेकिन ये 61,200 में से भी हमें जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें उनको जो पैसा देना है उसके ऊपर जो रेम्यूनरेशन भी देनी है लिक्विडेटर को, तो वो दोनों मिलाकर 61,200 होना चाहिए. तो हमने लिखा कि 61,200 टोटल पेमेंट है. तो 102 अगर 2% हम 100 रुपये पे देते हैं तो 102 अगर पेमेंट है तो उसमें रेम्यूनरेशन कितनी है, 2 रुपये. तो इसी तरह से अगर 1 रुपया पेमेंट है तो उसमें रेम्यूनरेशन कितनी है, 2/102. और 61,200 अगर पेमेंट है तो उसमें रेम्यूनरेशन कितनी है, 1200. तो रेम्यूनरेशन जो 1200 है इसका मतलब वो 60,000 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया. पेमेंट कितनी है, 60,000, 60,000 इंटू 2%. ठीक है. तो ये 90 रुपये यहाँ पे हमने निकाला था और यहाँ पे 1200. ये टोटल होगा बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. तो इसको अकाउंट को अब आप पूरा करेंगे. बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन हमने यहाँ पे लिखा. देन आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट पेमेंट, दैट इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस कितने हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस वी हैव टेकन हियर 2510. लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन को पूरा ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज 3790. उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट करनी है वो हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे, दैट वाज 41,600. फिर उसके बाद आपने पेमेंट करनी है टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 4,500. उसके बाद जो बच जाएगा पैसा वो किसके पास जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के. तो वैल्यू उनकी 1.5 लाख थी, लेकिन 1.5 लाख तो नहीं पे कर पाएंगे आप क्योंकि आपके पास पूरा पैसा नहीं है. दैट मीन्स द कंपनी इज इंसॉल्वेंट. तो हम 60,000 पे कर पाएंगे जो हमने कैलकुलेट किया है, ताकि जो रेम्यूनरेशन है वो भी चले जाए और जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्रेडिटर्स के पास. 61,200 बचा था हमारे पास पैसा. इसमें से हमने रेम्यूनरेशन भी निकालनी है जो आपका लिक्विडेटर है उसकी, और जो रेम्यूनरेशन है वो उसी पैसे पे निकालनी है जो हम पे करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को. तो जो पेमेंट है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया है कि 61,200 में से 60,000 पेमेंट होगी और 1200 उसके ऊपर रेम्यूनरेशन होगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमने टोटल वैल्यू जो आपकी आएगी दैट विल बी द सेम अमाउंट, 1,12,400. So this is how you have to present the final statement of account of the liquidator when we know that the company is not
इन द कंपनी इज़ नॉट सॉल्वेंट, ठीक है। तो कंपनी अगर इनसॉल्वेंट है तो इस तरह से आपको लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी है, और बाकी का जो फाइनल अमाउंट आएगा बचा हुआ दैट विल बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ उसी डेट तक इंटरेस्ट देंगे जिस डेट को लिक्विडेशन शुरू हुई है, फाइनल पेमेंट की डेट को नहीं, बिकॉज द कंपनी इज इनसॉल्वेंट।